वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो फरवरी 2022 में जो पेपर हुआ था, जिसको जून 21 का नाम दिया जाता है। तो जो पेपर हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उस पेपर के अंदर यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं पार्ट बी के, आइदर पार्ट सी के, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इस पूरे पेपर को एक बार एनालाइज किया जाए तो इस पेपर के अंदर यूनिट नंबर 3 से पार्ट बी में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले हम बात करेंगे इन 5 क्वेश्चन की, फिर हम मूव करेंगे इन 6 क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि पार्ट बी का है और जिसका क्वेश्चन आईडी है 29। देखिए क्वेश्चन लिखा है, इन बैक्टीरिया मैनी ऑफ द टीआरएनए जीन डू नॉट कंटेन द सीसीए सीक्वेंस फाउंड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें कहा है कि बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ टीआरएनए के जीन ऐसे होते हैं जिसके पास सीसीए के लिए कोई सीक्वेंस नहीं होता। अब ये सीसीए सीक्वेंस क्या है? अगर आपने टीआरएनए की स्ट्रक्चर को पढ़ा है तो आप सभी जानते होंगे कि टीआरएनए का जो 3 प्राइम एंड होता है, वहां पर एक सीक्वेंस होता है CCA सीक्वेंस, और ये जो पूरा सीक्वेंस है इसको एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं, क्योंकि टीआरएनए का काम होता है ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना। तो वहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब ये अमाइनो एसिड को वहां लेकर जाता है तो उससे पहले वो अपना ये जो CCA सीक्वेंस होता है यहाँ पर अमाइनो एसिड को जोड़ लेता है और जोड़ने के बाद फिर उसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसलिए जो CCA सीक्वेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि वहां अमाइनो एसिड की बाइंडिंग हो सके। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये जो सीक्वेंस है नहीं मिलता है, तो फिर वहां क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है और यहाँ कुछ स्टेटमेंट आपको दे के रखा है और कहा है कि कौन सा सही है ये बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखा है, इन दीज टीआरएनए अमाइनो एसाइलेशन अकर एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द टीआरएनए इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीसीए सीक्वेंस। इसमें कहा है कि जो ऐसे टीआरएनए है जिसके पास सीसीए सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पर अमाइनो एसिड अटैचमेंट हो जाते हैं। मतलब जो अमाइनो एसिड का अटैचमेंट है टीआरएनए के साथ, वो इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करता कि वहां सीसीए सीक्वेंस है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीसीए सीक्वेंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए। लेकिन अगर वो वहां पर नहीं है तो अमाइनो एसिड वहां अटैच नहीं होंगे, उनका एसाइलेशन वहां नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है सही, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। सेकंड में लिखा है, सीसीए सीक्वेंस इज एडेड टू दिस टीआरएनए ट्रांसक्रिप्ट इन अ डीएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब वो टीआरएनए अगर बन गए हैं बिना सीसीए सीक्वेंस के ही, तो उसके बाद वहां पर कुछ एंजाइम आते हैं जो कि डीएनए की टेम्पलेट पर डिपेंड नहीं करते, खुद की उनकी टेम्पलेट होती है और उसकी हेल्प से वो वहां पर सीसीए सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं। तो देखो ये स्टेटमेंट कितने हद तक सही है मैं आपको बता देती हूँ। यहां पर हमने लिया एक ऐसा टीआरएनए जिसके पास सीसीए सीक्वेंस नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर वो सीक्वेंस नहीं है। तो एक एंजाइम आता है जिसका नाम है सीसीए एडिंग एंजाइम। इसके पास खुद की टेम्पलेट होती है और ये उस टेम्पलेट को यूज करके यहां पर सीसीए सीक्वेंस को ऐड कर देता है उन टीआरएनए पर जिनके पास ये नहीं है। तो एडिशन के बाद यहां पर ये सीसीए सीक्वेंस ऐड हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा कि यहां पर डीएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड किया जाता है सीसीए सीक्वेंस। ठीक है, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड में अच्छा लिखा है कि दीज टीआरएनए एक्सप्लॉइट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लाइसिंग टू इंक्लूड अ सीसीए सीक्वेंस एट देयर 3 प्राइम एंड, यानी कि वो ट्रांसप्लाइसिंग करते हैं ऐड करने के लिए, गलत है। फोर्थ में लिखा है, द एब्सेंस ऑफ सीसीए सीक्वेंस अकर ओनली इन द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एंड द करंट डे टीआरएनए जीन ऑलवेज पोजेस अ सीक्वेंस टू इनकोड द सीसीए सीक्वेंस एंड ऑफ द टीआरएनए। यानी कि ये कह रहा है कि ऐसा पहले होता था कि सीसीए के लिए कोई सीक्वेंस ना हो, अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी भी ऐसा होता है। बैक्टीरिया के अंदर कुछ टीआरएनए ऐसे बन जाते हैं जिनके पास सीसीए सीक्वेंस नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 30 से। क्वेश्चन लिखा है, सम सेल्स पोजेस द पेप्टाइड विच कंटेन डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, हाउ डू दे अराइज। क्वेश्चन लिखा है कि कुछ सेल के अंदर कुछ पेप्टाइड या फिर प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड से बनते हैं। इसका कारण क्या है, वो कैसे बन जाते हैं? तो बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NH2। अगर NH2 ग्रुप उस अमाइनो एसिड में राइट साइड में है तो डी फॉर्म कहोगे, और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड कहेंगे। तो हमारे अंदर या फिर मोस्टली अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन होते हैं उनके अंदर केवल एल अमाइनो एसिड ही होते हैं, डी नहीं होते हैं। इसका कारण भी एक सॉलिड है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसलेशन जब भी हम
हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हम लगातार पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन के लिए टीआरएनए ज़रूरी होता है, राइबोसोम ज़रूरी होता है, एमआरएनए ज़रूरी होता है। तो क्या हो कि ये सारे ही कंपोनेंट अगर ट्रांसलेशन के केवल एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड को ही एक्सेप्ट करते हो या फिर इनकॉर्पोरेट करते हो तो हमेशा प्रोटीन के अंदर हमें एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड ही मिलेगा, और ऐसा होता भी है। तो इसका कारण ये है कि ये जो राइबोसोम है या फिर टीआरएनए है, जब भी ट्रांसलेशन होता है तो अमाइनो एसिड को वहां तक पहुंचाने का काम जहां पर ट्रांसलेशन हो रहा है वो टीआरएनए का होता है। तो टीआरएनए पर सबसे पहले अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है, फिर ये टीआरएनए उसे वहां तक लेकर जाता है। जोड़ने का काम करता है एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये उस टीआरएनए पर अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करता है, लेकिन इनकॉर्पोरेट करने से पहले ये चेक करता है कि वो अमाइनो एसिड ठीक है या नहीं है। तो वो जो एंजाइम है कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि वो केवल एल अमाइनो एसिड को ही अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, चेक करता है और जोड़ता है, इसलिए एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। साथ साथ जब टीआरएनए उसे लेकर जाएगा राइबोसोम के पास, क्योंकि राइबोसोम जोड़ रहा होता है अमाइनो एसिड को, तो ये राइबोसोम भी असली है। ये राइबोसोम क्या करेगा, केवल एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड को ही एक्सेप्ट करता है। वो भी कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि वहां पर केवल एल अमाइनो एसिड को ही इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसलिए जो मोस्टली प्रोटीन है जो कि राइबोसोम और टीआरएनए की हेल्प से बनते हैं वो एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन इसीलिए लिखा है कि जब राइबोसोम से बना है, टीआरएनए से बना है, वो सब एल को ही प्रेफर करते हैं, तो डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड से कुछ प्रोटीन कैसे बन जाते हैं। तो ये बात तो साफ है, इतनी बड़ी थ्योरी हमने पढ़ी है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड या प्रोटीन बनाना है तो वहां पर ना ही तो टीआरएनए का इन्वॉल्वमेंट होगा और ना ही राइबोसोम का होगा, क्योंकि ये तो केवल एल को ही प्रेफर करते हैं। तो ये अगर आए तो डी को तो इनकॉर्पोरेट होने ही नहीं देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि राइबोसोम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा है ए ऑप्शन में, दीज पेप्टाइड आर प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम बाय इनकॉर्पोरेटिंग डी अमाइनो एसिड एट द स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां पर लिखा है राइबोसोम की हेल्प से, लेकिन ऐसा नहीं है। पी में लिखा है कि राइबोसोम मेक्स पेप्टाइड विद एल अमाइनो एसिड ओनली, मतलब कि जो राइबोसोम होते हैं वो जो पेप्टाइड बनाते हैं वो केवल एल अमाइनो एसिड से ही बनाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। हाउएवर सम ऑफ द अमाइनो एसिड इन द पेप्टाइड आर रिप्लेस्ड बाय डी अमाइनो एसिड बाय अ पाथवे दैट इन्वॉल्व एक्सीजन ऑफ द एल अमाइनो एसिड। ऐसा कोई भी पाथवे नहीं है कि जो राइबोसोम से बने और उसमें डी फॉर्म इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी में लिखा है द पेप्टाइड विद द डी अमाइनो एसिड आर प्रोड्यूस इन अ राइबोसोम इंडिपेंडेंट मैनर। ये ऑप्शन सही है कि अगर एक ऐसा पेप्टाइड है जो कि डी अमाइनो एसिड से बना है तो वो राइबोसोम पर डिपेंड नहीं करता है, वो राइबोसोम इंडिपेंडेंट मैनर में बनता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। डी में लिखा है पेप्टाइड विद डी अमाइनो एसिड एग्जिस्ट ओनली इन आर्किया वेयर दे आर मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेसिमेज। बिल्कुल गलत बात है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी ये मिलता है, केवल आर्किया के अंदर ही नहीं मिलता। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 31 से, लिखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन आर ट्रू एक्सेप्ट। यानी आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं और कोई 3 सही है। बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के रिगार्ड में एक गलत है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है वो 2 टाइप से हो सकता है, एक रो डिपेंडेंट होता है और एक होता है रो इंडिपेंडेंट। तो देखो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो टर्मिनेशन दिखाया गया है ये है रो डिपेंड, यानी कि रो एक प्रोटीन होता है उस पर डिपेंड होकर, यानी जब वो रो प्रोटीन आएगा तब ही टर्मिनेशन होगा। तो ये है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। और यहाँ पर रो प्रोटीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी टर्मिनेशन हो जाता है, तो ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है। क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल प्रोटीन है रो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर किसी एक्सटर्नल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइक रो है, तो इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। डिफरेंस क्या है, देखो अगर होता है एक्सट्रिंसिक या फिर रो डिपेंडेंट तो वहां पर कुछ साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं रट साइट। ये जो साइट होती है ये हेल्प करती है इन द रिक्रूटमेंट ऑफ रो प्रोटीन, तब जाकर ये रो प्रोटीन आता है और फिर वहां टर्मिनेशन होता है। लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसके रिगार्ड में जो ऑप्शन दिया है उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है सम टर्मिनेटर सीक्वेंस रिक्वायर फॉर द रो प्रोटीन फॉर टर्मिनेशन, यानी वहां पर कुछ सीक्वेंस होने चाहिए किसके लिए, रो प्रोटीन के लिए, ताकि वो आ सके और टर्मिनेशन कर सके। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया है कुछ सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बी में लिखा है इन्वर्टेड रिपीट एंड टी रिच नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड डिफाइंड इंट्रिंसिक टर्मिनेटर।
इसमें लिखा है कि जो नॉन टेम्पलेट है, इंट्रिंसिक की बात की गई है, जो नॉन टेम्पलेट है, डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट जो कि आगे एमआरएनए बनाता है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो एक्ट करता है एज अ नॉन टेम्पलेट। तो उसमें लिखा है कि ये जो नॉन टेम्पलेट है वहां पर रिपीटेड टी सीक्वेंस होते हैं ऐसे। अब अगर यहाँ पर टी होगा तो ऑब्वियसली जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है वहां ए होगा, और इसका अगर ए है तो जो एमआरएनए बन रहा है इसको इस्तेमाल करके वो यू आएगा। तो जब ये टी 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 रिपीट आ जाते हैं तो उस टाइम पर इंडिकेशन मिलता है कि अब टर्मिनेशन करना है। साथ साथ वहां पर ये जो एमआरएनए बन रहा होता है उसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं जो साथ में मिलकर यहाँ एक हेयर पिन लूप की स्ट्रक्चर कर देते हैं, जिस वजह से जर्क होता है और आरएनए पॉलीमरेज जो कि एमआरएनए को बना रहा है वो वहां से हट जाता है और ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये बात हुई है इंट्रिंसिक की, और यहाँ पर लिखा भी सेम ऐसा ही है कि जो नॉन टेम्पलेट है वहां पर टी रिच रिपीट होते हैं, जिस वजह से वहां इंट्रिंसिक टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सी में लिखा है कि जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर होते हैं मे पोजेस इन्वर्टेड रिपीट एलिमेंट्स, मतलब कि इसमें लिखा है कि हो सकता है ऐसा कि जब रो डिपेंडेंट हमें टर्मिनेशन करना है तो वहां पर भी कुछ इन्वर्टेड रिपीट आ जाए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के टाइम पर भी कुछ इन्वर्टेड रिपीट हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ में लिखा है कि जो नस ए है इज नेसेसरी फॉर द इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है इसने गड़बड़ कर दिया है, नेसेसरी। ये जो नस ए है, एक NUSG होता है, ये 2 प्रोटीन है जो कि हेल्प करते हैं दोनों ही टर्मिनेशन में, आइदर रो इंडिपेंडेंट हो आइदर रो डिपेंडेंट हो। लेकिन और वो हेल्प क्या करते हैं, जो टर्मिनेशन का एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देते हैं। अब अगर ये नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि टर्मिनेशन नहीं होगा, ये है तो काफी अच्छे तरीके से हो जाता है, अगर ये नहीं है तो भी टर्मिनेशन हो सकता है। लेकिन इस ऑप्शन में दे दिया है कि ये नेसेसरी है फॉर द इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है हमारा गलत हो जाएगा, ये नेसेसरी नहीं होते हैं। तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमसे गलत पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 32 से। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बोथ द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल एज द कंटिन्यू एडवांस ऑफ द रेप्लिकेशन फोक। यानी इन चारों में से एक प्रोटीन ऐसा है जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन जब इनिशिएशन होता है उस टाइम पर ही आ जाता है, और जब तक रेप्लिकेशन खत्म ना हो जाए तब तक वो ऐसे ही बना रहता है। ठीक है, तो देखो ऐसा तो केवल एक ही एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड हेलिकेज, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ORC। ORC क्या होता है, ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का जो कि इनिशिएशन के टाइम पर आ जाता है, और जैसे ही इनिशिएशन खत्म हो जाता है फिर वहां पर ORC का कोई रोल नहीं रहता। तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। इसके बाद ये जो जेमिनिन है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इनहिबिट करने में हेल्प करता है, तो इसका रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में और इलोंगेशन में कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो CDC 45 है और CDC 6 है, इनमें से बात करते हैं। देखो ये जो हेलिकेज को लोड करता है वो है CDC 6 और CDT। ये 2 ऐसे प्रोटीन हैं जो कि जहां इनिशिएशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, उस साइट पर आकर हेलिकेज को लोड कर देते हैं। अब जैसे ही हेलिकेज लोड हो जाता है, इनिशिएशन खत्म हो जाता है, तो ये CDC 6 और CDT वहां से रिमूव हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर जो सही आंसर है दैट इज CDC 45। ये जो CDC 45 है ये हेलिकेज का ही एक पार्ट है, तो ये हमारा सही आंसर भी होगा। जैसे देखो यहाँ इस डायग्राम में भी मैंने दिखाया है, सेल डिवीजन साइकिल प्रोटीन मतलब 45 यानी फिर CDC 45 इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग द जीनोम डुप्लीकेशन एज अ कंपोनेंट ऑफ द CDC 45 MCM और GINS CMG हेलिकेज। मतलब हेलिकेज क्या है, उसका नाम CMG है, और ये हेलिकेज 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। एक है CDC 45, C का मतलब MCM M और GINS G, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हेलिकेज। ठीक है, जैसे देखो इस डायग्राम में भी ये मतलब सारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर MCM, CDC 45 और ये है GINS, तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं हेलिकेज, और हेलिकेज स्टार्टिंग में ही आ जाता है और लास्ट तक बना ही रहता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 CDC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 33 से। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द मेजर प्रोटीन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन क्रोमेटिन कंडेंसेशन इन ईस्ट एंड ह्यूमन। देखो बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस पे है, अगर आपको चीजें याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि ईस्ट के अंदर और ह्यूमन के अंदर कौन कौन से प्रोटीन हैं जो कि हेल्प करते हैं क्रोमेटिन को कंडेंस करने में, तो इसका सही आंसर है B, यानी ईस्ट के अंदर होता है SIR और जो कि ह्यूमन के अंदर होता है HP1। ये 2 ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं जो कि हेल्प करते हैं क्रोमेटिन को कंडेंस करने में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड।
तो पार्ट बी के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बारी आती है पार्ट सी के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का, क्वेश्चन आईडी 83 से। क्वेश्चन लिखा है फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट इम्प्रिंटिंग इन द ह्यूमन जीनोम, यानी ह्यूमन जीनोम के अंदर जो इम्प्रिंटिंग होती है उसको लेकर ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको बताई हैं और पूछा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्प्रिंटिंग क्या होता है। तो देखिए इम्प्रिंटिंग क्या है, एक जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग द जीन थ्रू द डीएनए मिथाइलेशन। यानी देखो कोई भी एक जीनोम है, किसी भी ह्यूमन का जीनोम जो है उसमें किसी पार्ट को या फिर किसी जीन को अगर साइलेंस कर दिया जाता है, साइलेंस करने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को अगर वो बनाता है, किसी कैरेक्टर को अगर वो एक्सप्रेस करता है तो इम्प्रिंटिंग के बाद वो प्रोटीन नहीं बनेगा, वो एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो उसे बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। और ये होता कैसे है, वहां पर मिथाइलेशन कर देते हैं, यानी जिस जीन को साइलेंट करना है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है जिससे कि वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो द रिप्रेस्ड एलील इज मिथाइलेटेड, यानी कि जिस एलील को इनएक्टिव किया गया है, साइलेंस किया गया है, उस पर मिथाइलेशन होगा। वाइल द एक्टिव एलील इज अनमिथाइलेटेड, और जो एक्टिव एलील है यानी जो आगे जाकर सारे काम कर सकता है उसके ऊपर मिथाइलेशन नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो उसी के रिगार्ड में आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो पहले लिखा है इम्प्रिंटिंग कंट्रोल सेंटर, जो आईसी होता है, हर्बर द पार्ट ऑफ SNRPN जीन। देखो ये जो SNRPN जीन है ये एक ऐसा जीन है जो कि सेल के अंदर जो जीनोम है उसकी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर डीएनए के अंदर कोई भी पार्ट है जीन उसकी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब हमने क्या सोचा है कि वो जीन आगे जाकर कोई प्रोटीन ना बनाए, तो उस वजह से जो SNRPN है उसको ही हर्बर कर दिया जाता है, यानी उसको ही डिस्टर्ब कर दिया जाता है। करता कौन है, वहां पर एक इम्प्रिंटिंग कंट्रोल सेंटर होता है आईसी, जिसकी वजह से वो हर्बर कर दिया जाता है ताकि वो जो जीनोम है अपना नॉर्मल बिहेवियर ना दिखा सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी में लिखा है इम्प्रिंटिंग ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी टिश्यू स्पेसिफिक, मतलब कि जब जीन का इम्प्रिंटिंग होता है तो वो किसी टिश्यू पर डिपेंड नहीं करता। ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है कि ये बिल्कुल फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी जीन इम्प्रिंटिंग हो जाएगा। ये बिल्कुल फिक्स होता है कि कौन से सेल के अंदर या फिर कौन से टिश्यू के कौन से सेल के अंदर जीन को साइलेंट करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी जीन या फिर कोई भी सेल का जीन है वो इम्प्रिंटिंग कर दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, ये सेल स्पेसिफिक भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो बी गलत है हमारा, तो सेकंड चला गया है और फोर्थ चला गया है। बात करते हैं सी स्टेटमेंट की। स्पर्म एंड एग एग्जिबिट आइडेंटिकल पैटर्न ऑफ जीनोम मिथाइलेशन एक्सेप्ट इन द सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि इसमें लिखा है कि जो स्पर्म है जो मेल से आता है और जो एग है जो कि फीमेल से आता है, उन दोनों के अंदर जो जीन का इम्प्रिंटिंग होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, देखो अगर मानो कि हमारे पास जीनोम है और उसका कोई जीन है जो कि बनाता है, हमारी आंखों को बनाता है, मान के चलते हैं। अब देखो अगर फादर का भी वो जीन साइलेंट कर दे जो आंखों को बनाता है और मदर का भी वो जीन साइलेंट कर दे जो आंखों को बनाता है, तो जो बेबी वहां बनेगा वो तो बिल्कुल अंधा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जीन यहां पर इम्प्रिंटिंग किए गए हैं वो वहां पर नहीं होंगे और जो यहां पर है वो वहां पर नहीं होंगे। तो यानी आइडेंटिकल पैटर्न तो नहीं होता है जीनोम मिथाइलेशन का दोनों एग और स्पर्म के अंदर। तो सी स्टेटमेंट है गलत। डी में लिखा है एट इम्प्रिंटेड लोकाई एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द पेरेंटल ओरिजिन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि फीमेल के अंदर भी ये फिक्स है कि फीमेल में कौन से जीन का इम्प्रिंटिंग होगा, और मेल के अंदर भी ये स्पेसिफिक है, फिक्स है कि कौन से जीनोम का इम्प्रिंटिंग होगा। तो यानी कि जो एक्सप्रेशन होता है वो डिपेंड करता है पेरेंटल ओरिजिन पर, यानी कि कौन सा पेरेंट है, मदर है या फादर है, उसके बिहाफ पर ही जीन को इम्प्रिंट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ए सही है और डी सही है, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 84। क्वेश्चन लिखा है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑफ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बीइंग मेड अबाउट द राइबोसोम फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड द माइटोकॉन्ड्रियम। मतलब राइबोसोम के बारे में बताना है, वो राइबोसोम जो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है और वो राइबोसोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट देके रखी हैं और पूछा है कि कौन कौन से सही हैं। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो राइबोसोम होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। एक होता है राइबोसोमल प्रोटीन जिसको आर प्रोटीन बोलते हैं, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए जिसको आरआरएनए बोलते हैं। इन दोनों से मिलकर बनता है राइबोसोम। तो अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की राइबोसोम के अंदर ये जो आरएनए है और ये जो प्रोटीन है, इन दोनों का जो रेशो है वो होता है 2:1, यानी कि आरएनए थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन।
लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर बात करते हैं तो वहां पर आरएनए और प्रोटीन का जो रेशियो है वो 1:2 होता है, यानी यहाँ आरएनए कम होगा एज कंपेयर टू प्रोटीन। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर 2:1 और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 1:2। चलिए पहले इसको ही मैच कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो इसमें लिखा है ये बी ऑप्शन में, बैक्टीरिया राइबोसोम के अंदर जो आरएनए और प्रोटीन का रेशियो है वो 2:1 होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम के अंदर ये रेशियो 1:2 हो जाता है। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। ठीक है, फोर्थ में लिखा है बोथ द बैक्टीरियल एंड माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो ये हो जाएगा गलत, 1:1 नहीं होती है, दोनों में डिफरेंट होती है, एक में 2:1 एक में 1:2। तो बी सही है, डी गलत है। बी सही है, डी गलत है, तो थर्ड भी चला जाएगा और फोर्थ भी चला जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है। वहां पर बताया है कि जो राइबोसोम की यूनिट्स होती हैं वो किन किन पार्ट से मिलकर बनी है। आप सभी जानते होंगे कि राइबोसोम के पास 2 यूनिट होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो यहाँ पर जो यूकैरियोट के अंदर मिलता है वो 80S है, जिसमें जो स्मॉल यूनिट है वो 40S होती है और जो लार्ज यूनिट है वो 60S होती है। बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर ये 70S होता है, जिसमें कि स्मॉल जो यूनिट है वो 30S होती है और जो लार्ज यूनिट है वो 50S होती है। यहीं पर अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तो उसमें 55S मिलता है, जिसमें स्मॉल यूनिट होती है 28 और जो लार्ज यूनिट है वो होती है 39S। तो हमें मैच कर सकते हैं। देखिए, अच्छा इसका डायग्राम भी मैंने लगाया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है वो 39 और 20S से बना है और बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो 50 और 30 से बना है। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ए में लिखा है जो बैक्टीरियल राइबोसोम है वो स्मॉल लार्ज सब यूनिट से बना है, स्मॉल होता है 30 और लार्ज होता है 50, बिल्कुल सही बात है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो बना है 28 और 39 से, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। सी में लिखा है कि बोथ द बैक्टीरियल और माइटोकॉन्ड्रियल जो राइबोसोम होता है वो 30 और 50 से बना है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो ए सही है और बी सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। यस, क्वेश्चन आईडी है 85। क्वेश्चन लिखा है गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट अबाउट द लैम्डा इन्फेक्शन साइकिल। जो लैम्डा फाज है उसकी जो इन्फेक्शन की साइकिल होती है उसके रिगार्ड में आपको 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं और पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ सही है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है कॉम्पिटिशन बिटवीन CI एंड C1 एंड C2 जीन प्रोडक्ट डिटरमाइन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसोजेनिक वर्सेस लाइसिस। मतलब कि जब लैम्डा फाज का इन्फेक्शन साइकिल होता है तो उसमें 2 फेज आती हैं, एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है, एक लाइसिस होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। लाइसिक होती है, लाइसिस जो होती है उसको लाइटिक साइकिल भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व द रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस यूजिंग अ होस्ट सेल टू मैन्युफैक्चर मोर वायरसेस। द वायरस देन ब्रस्ट आउट ऑफ द सेल। द लाइसोजेनिक साइकिल इन्वॉल्व द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वायरल जीनोम इनटू द होस्ट सेल जीनोम इन्फेक्टिंग इट। देखो लाइटिक साइकिल में तो क्या होता है, अच्छा बात करते हैं लाइसोजेनिक से। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, वो जो लैम्डा फाज है वो अपने होस्ट में एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद वो बहुत सारी कॉपी बनाता है और बहुत सारे लैम्डा फाज को फॉर्म कर देता है। और जब वो कंप्लीट फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद कुछ वहाँ पर जीनोम का एक्सप्रेशन होता है और फिर वो जो होस्ट सेल है वो ब्रस्ट हो जाता है और वो जो मतलब बने हैं नए वो बाहर निकल जाते हैं। तो ब्रेक होने का जो साइकिल है, ब्रेक होने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल और उसके अंदर बनाने का अपने ही और जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने का जो प्रोसेस है उसको लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्ड में आपको बताया है। अच्छा एक बात और बता देती हूँ कि लाइटिक साइकिल के लिए प्रोटीन है जो जरूरी है, दैट इज क्रो यानी CRO एक प्रोटीन है जो कि जरूरी होता है लाइटिक साइकिल के लिए। और लाइसोजेनिक साइकिल के लिए जो प्रोटीन है वो है C1 है, C2 है और C3 है। ये कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कि लाइसोजेनिक साइकिल में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। अगर C1 और C2 जीन प्रोडक्ट के बीच में कंपटीशन हो जाए, डिटरमाइन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसोजेनिक वर्सेस लाइसिस। अब देखो C1 है C2 है, उनमें कंपटीशन क्यों होगा, क्योंकि वो एक ही साइकिल के लिए जब रिस्पॉन्सिबल है तो उनमें कंपटीशन नहीं होगा। अगर यहाँ क्रो की और C1 या फिर C2 की बात करते हैं तो ठीक है, बात हम कर सकते हैं कि कंपटीशन होगा, लेकिन C1 और C2 दोनों ही ऐसे प्रोटीन हैं जो कि लाइसोजेनिक में हेल्प करते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन नहीं होता बल्कि उनके बीच में एक
कॉम्बिनेशन होता है ताकि वो आराम से लाइसोजेनिक साइकिल को करवा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन कहा है तो ये गलत हो जाएगा, ए हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है CI बाइंड टू OR1 फर्स्ट व्हाइल द CRO बाइंड टू OR3 फर्स्ट, यानी इसमें लिखा है जो C1 है वो OR1 से बाइंड करता है सबसे पहले बनते ही, और जो CRO है वो बनते ही सबसे पहले बाइंड करता है OR3 से। तो ये क्या है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये है इसका जीनोम जो कि आगे जाकर लाइटिक या लाइसोजेनिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर वहां पर लाइटिक साइकिल चलनी होती है तो ये जो क्रो जीन है ये एक्टिव हो जाता है और ये बनाता है क्रो प्रोटीन, और जैसे ही क्रो प्रोटीन बनता है तो ये सबसे पहले आकर बाइंड कर लेता है OR3 पर। यहाँ है CI जीन, मतलब ऐसा जीन जो कि आगे जाकर CI प्रोटीन को बनाएगा यानी C1 प्रोटीन को बनाएगा, और यहाँ है CRO का जीन जो कि एक्टिव होकर CRO प्रोटीन बनाएगा। तो अगर लाइटिक साइकिल चलनी है तो एक्टिव होता है CRO जीन और ये बनाता है CRO प्रोटीन, और जैसे ये प्रोटीन बनता है ये सबसे पहले आकर बाइंड करता है OR3 से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही ये OR3 से बाइंड कर लेता है तो यहाँ पर C1 का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, क्योंकि लाइसोजेनिक साइकिल नहीं चलानी है। लेकिन अगर C1 बन जाएगा तो लाइसोजेनिक चलेगा, इसलिए सबसे पहले ये जो क्रो होता है ये आकर इसको ही इसके ट्रांसक्रिप्शन को ही इनहिबिट कर देता है। कैसे? बाइंड हो जाएगा OR3 पर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर चलना है लाइसोजेनिक ग्रोथ या फिर अगर लाइसोजेनिक साइकिल चलनी है तो यहाँ एक्टिव होता है C1 जीन और उससे बनता है C1 प्रोटीन, और जैसे ही ये C1 प्रोटीन बनता है तो ये सबसे पहले जाकर बाइंड करता है OR1 से। अब जब ये OR1 से बाइंड कर लेता है तो यहाँ पर फिर क्रो का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, तो ये दोनों से ये बाइंड कर लेता है, यानी कि OR3 से भी बाइंड कर सकता है, OR1 से भी। अब अगर ये OR3 से बाइंड करता है तो ये इसको ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है, लेकिन जब ये OR1 से करता है तो हमेशा ही इसको ऑफ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी कुछ ऐसा ही है कि C1 बाइंड करेगा OR1 से और CRO बाइंड करेगा OR3 से, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी में लिखा है कि जो क्रो है बाइंडिंग टू OR रिप्रेसर CI ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही है कि जो CRO है वो किससे बाइंड करेगा? OR रिप्रेसर, यानी कि जो CI ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो रिप्रेसर है उससे बाइंड करेगा ताकि उसका ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी में लिखा है अगर कोई रिच मीडियम है जो फेवर करता है लाइटिक साइकिल को बिकॉज C2 इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सेलुलर प्रोटीएज। देखो अगर यहाँ पर C2 को प्रोटेक्ट किया गया है तो ऑब्वियसली वहां पर कौन सी साइकिल चलेगी? लाइसोजेनिक, ना कि लाइटिक, क्योंकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लाइसोजेनिक के लिए। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो हमारा बी सही है और सी सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 86 है। क्वेश्चन लिखा है रिप्रोडक्शन ऑफ Psi into 174 a single stranded DNA phase involves several steps. A few statements are given below to explain the mechanism. यानी आपको यहाँ एक वायरस के बारे में बताया है जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है और उसका नाम है Psi into 174। तो उसके रिगार्ड में आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं। पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ सही हैं जो कि इसकी प्रोसेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में लिखा है द सिंगल स्टैंडर्ड Psi into 174 DNA is converted into a double stranded replicative form, यानी कि जब DNA का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, इसके DNA का जब रेप्लिकेशन होता है तो वो डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले मैं आपको इसका ही मैकेनिज्म बता देती हूँ, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो देखो ये है वो फाज है Psi into 174, ये अपने होस्ट के अंदर एंट्री करता है, इसका होस्ट है इकोलाई। तो इसके पास एक ही स्ट्रैंड होता है, उसको कंसिडर किया जाता है कि वो पॉजिटिव स्ट्रैंड है, यानी कि इसके पास पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है। तो ये अपना जो पॉजिटिव स्ट्रैंड है वो अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है। अब इसको अगर अपने ही जैसे और बनाने हैं तो ऑब्वियसली इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डुप्लीकेट होना चाहिए, यानी बहुत सारे नंबर में होना चाहिए ताकि वो अपने ही जैसे और वायरस को बना सके। तो इसके लिए जरूरी है वहां पर रेप्लिकेशन होना। तो ये सबसे पहले रेप्लिकेशन करता है, तो ये जो पॉजिटिव वाला स्ट्रैंड है इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव स्ट्रैंड, क्योंकि जो DNA के स्ट्रैंड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर जो आएगा वो होगा नेगेटिव। उसको चाहिए कैसे? उसको केवल पॉजिटिव चाहिए होते हैं। तो जैसे ही एक बार ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाता है तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये अंदर वाला पॉजिटिव है और ये बाहर आ जाता है नेगेटिव स्ट्रैंड, नेगेटिव। तो इसको चाहिए कैसे? उसको सारे ही पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, अपना ये जो पॉजिटिव वाला होता है इसको अलग कर लेता है और ये जो नेगेटिव वाला है इसको अलग कर लेता है। अब ये जो नेगेटिव वाला है ये लगातार रेप्लिकेशन करेगा, क्योंकि जैसे ही रेप्लिकेशन करता है तो केवल पॉजिटिव बनाएगा, और अगर पॉजिटिव वाला रेप्लिकेशन करेगा तो नेगेटिव बनाएगा। लेकिन इसको नेगेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको पॉजिटिव स्ट्रैंड की रिक्वायरमेंट है। तो ये पहले ही अलग हो जाता है, केवल नेगेटिव वाले को छोड़ देता है कि तुम रेप्लिकेशन करो। अब जैसे ही रेप्लिकेशन करेगा तो फिर से यहाँ पॉजिटिव स्ट्रैंड आएगा। अब ये पॉजिटिव फिर से बाहर निकल जाता है। अब इसके पास 2 स्ट्रैंड हो गए हैं। ये जो नेगेटिव है ये फिर से अकेला होगा, फिर रेप्लिकेशन करेगा तो यहाँ पॉजिटिव स्ट्रैंड आएगा, फिर ये पॉजिटिव
मतलब इसके पास 3 हो गए हैं। इसी तरीके से जो नेगेटिव स्ट्रैंड है इसने बनाया ही इसलिए है ताकि ये अपने जैसे ही डीएनए को बना सके बार बार। अब जब यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव स्ट्रैंड इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर यहाँ इस जीन की हेल्प से होता है एमआरएनए, फिर बनता है प्रोटीन, और फिर ये प्रोटीन और ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंड है ये मिलकर बना देते हैं ऐसे ही बहुत सारी कॉपीज, बहुत सारे वायरस। ठीक है, तो ये इनका तरीका है कि वो किस तरीके से अपने होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब अगर आपने ये समझ लिया है, चलिए हम अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। ए में लिखा है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड जो साई इंटू 174 जो डीएनए है पहले वो डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा तब आगे जाकर काम करेगा, तो ए है सही। बी में लिखा है रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड फाज अबाउट 50% ऑफ विच आर पॉजिटिव सेंस फाज एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव सेंस फाज। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें लिखा है कि जब ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है फिर वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, और रेप्लिकेशन होने के बाद जो 50% हैं उनमें से 50% होते हैं पॉजिटिव वाले और 50% होते हैं नेगेटिव वाले। ये बात गलत इसलिए है क्योंकि उस वायरस को नेगेटिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने नेगेटिव केवल बनाया ही इसलिए है ताकि वो पॉजिटिव बना सके। तो वहां अगर 50-50 का रेशो रहेगा तो वायरस के लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि इसको पॉजिटिव ही चाहिए, तो इसलिए वहां पर नेगेटिव जो होते हैं वो कम होते हैं और उससे बनकर जो पॉजिटिव है वो ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ 50-50 का रेशो दिया है तो ये हो जाएगा गलत। सी में लिखा है रेप्लिकेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ओनली नेगेटिव सेंस फाज, यानी कि जब रेप्लिकेशन होता है डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म का तो वहां पर केवल नेगेटिव वाले ही बनते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, वहां पॉजिटिव वाले ज्यादा बनते हैं। ठीक है, डी में लिखा है रेप्लिकेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ओनली पॉजिटिव सेंस फाज। ये सही है कि जब रेप्लिकेशन होता है डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म का तो उसमें जो पॉजिटिव सेंस फाज होता है वो बनता है मोस्टली। ठीक है, तो डी सही है, ए सही है, यानी कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 87 से। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीमेटिक डिपिक्ट द पोटेंशियल रिलेशनशिप among the subunit second O, second A and second B of RNA polymerase second। यानी यूकैरियोट के अंदर जो RNA polymerase second मिलता है उसके पास उसकी कुछ सब यूनिट्स होती हैं, जैसे कि सेकंड O है, सेकंड A है, सेकंड B है। इनके रिगार्ड में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा है सही आंसर कौन सा है, मतलब कौन सा जो पॉइंट है वो आपको बता रहा है कि ये प्रोसेस सही है। चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये जो पॉलीमरेज सेकंड होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, तो जब ये अपनी ए फॉर्म में होता है यानी कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ए की फॉर्म में होता है तो वो उसका इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब वो वहां पर अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो जब इसको ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है तो वहां पर ऐड हो जाते हैं फॉस्फेट एट द सी टर्मिनल, यानी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ए का जो सी टर्मिनल है वहां पर फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ओ में, और ये इसका एक्टिव फॉर्म है। तो हमें पता है कि फॉस्फेट को ऐड करने के लिए काइनेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो यानी सेकंड ए को कन्वर्ट अगर करना है सेकंड ओ में तो वहां काइनेज की रिक्वायरमेंट होगी, और ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये हो जाता है एक्टिव फॉर्म। अब अगर हमें इस एक्टिव फॉर्म को फिर से कन्वर्ट करना है इनएक्टिव फॉर्म में, तो हमने यहाँ फॉस्फेट ऐड करके एक्टिव किया था, अब फॉस्फेट को रिमूव करके इनएक्टिव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है फॉस्फेट को एट द सी टर्मिनल, और फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं फॉस्फेटेज। तो यानी अगर हमें सेकंड ओ को एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करना है सेकंड ए में इनएक्टिव फॉर्म में, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी फॉस्फेटेज की। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ ऐसा किस में दिया है। फर्स्ट में लिखा है सेकंड ए है, जैसे ही काइनेज आता है तो वो सेकंड ओ में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकंड ओ जो है जैसे फॉस्फेटेज आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेकंड ए में। तो ये बात तो यहाँ तक सही है। इसमें लिखा है सेकंड ए जो है जब काइनेज आएगा तो वो कन्वर्ट होता है सेकंड ओ में। ये क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। और लास्ट में लिखा है कि जब सेकंड ओ को अगर हमें कन्वर्ट करना है सेकंड ए में तो वहां रिक्वायरमेंट होती प्रोटीएज की, तो ये हो जाएगा गलत। प्रोटीएज की नहीं, फॉस्फेटेज की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सेकंड में लिखा है कि अगर हमें सेकंड ए को कन्वर्ट करना है सेकंड ओ में तो हमें फॉस्फेटेज की रिक्वायरमेंट है, नहीं हमें काइनेज की होती है, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है अगर हमें सेकंड ए को कन्वर्ट करना है सेकंड ओ में, यानी इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीएज की, तो ये यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेट जो आंसर आया है दैट इज 1। ये वाला फंडा क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। तो अब देखो हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ए है
यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है या फिर जो एक्टिव फॉर्म है, अगर इन दोनों को ही हमें डिग्रेड करना होता है तो हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीएज की, और जब इनका डिग्रेडेशन होता है तो वो कन्वर्ट होते हैं अपने आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बी की फॉर्म में। इसका ये डिग्रेडेशन वाला फॉर्म है, तो इसको कन्वर्ट अगर करना है तो प्रोटीएज की रिक्वायरमेंट होगी। यानी सेकंड ए सेकंड बी को अगर कन्वर्ट करना है सेकंड बी में तो हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीएज की। और देखो यहाँ पर दिया भी है कि सेकंड ए है या फिर सेकंड ओ है, इन दोनों को अगर सेकंड बी में कन्वर्ट करना है तो या प्रोटीएज की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 89 से। क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं, पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, फर्स्ट में लिखा है कैम्पोथेसिन कॉज इंट्रास्ट्रैंड एंड इंटरस्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग इन डीएनए लीडिंग टू द स्टॉलिंग ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। यहाँ पर एक इनहिबिटर है जिसका नाम है कैम्पोथेसिन। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये जो कैम्पोथेसिन है जिसको सीपीटी भी बोलते हैं, ये एक टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर है, ना कि ये इंटर और इंट्रा क्रॉस लिंकिंग कराता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। बी में लिखा है प्रिवेंशन ऑफ द रीइनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेम सेल साइकिल इज मीडिएटेड बाय रेगुलेटिंग द लोडिंग ऑफ द इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स ORC। यानी अगर हमें एक सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन को रोकना है फिर से होने के लिए, यानी एक सेल साइकिल में केवल एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और वो अगर हो गया है तो जब दूसरी बार होता है तो उसको रोकने के लिए वहां पर यूज किया जाता है ORC को। यानी ORC का अगर हम रेगुलेशन करेंगे, इस वजह से हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसको हम रोक सकते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हमें रोकना है डीएनए के रेप्लिकेशन को तो वहां हमें रेगुलेट करना पड़ेगा लोडिंग ऑफ द CDT1 and CDC6 is responsible for the prevention of reinitiation of DNA replication। ये दोनों हैं क्या? ये दोनों ऐसे प्रोटीन हैं जो कि हेलिकेज को लोड करते हैं। अब अगर जैसे ही एक बार हेलिकेज लोड हो जाता है तो वो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देता है, वो जो डीएनए होता है उसको सेपरेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमें रेप्लिकेशन नहीं करना है तो वहां पर जो हेलिकेज को लोड करता है उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो लोड कौन करता है? CDT1 एंड CDC6। तो इनके रेगुलेशन से ही जो रेप्लिकेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ना कि ORC के। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत। सी में लिखा है एक जो ग्लूटामेट है अगर वो मतलब रिप्लेस हो जाता है एलेनिन से ड्यू टू म्यूटेशन इन द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड could lead to the incorporation of ribonucleotide in the extension of the DNA chain। जो डीएनए की फॉर्मेशन करता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब ये हमेशा जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है उनको ही ऐड करता जाएगा, लेकिन अगर इसकी इस साइट में म्यूटेशन हो जाता है और वहां पर ग्लूटामेट की जगह आ जाता है एलेनिन, तो अब ये अनस्पेसिफिक हो जाता है और ये रिक्रूट करने लगता है, ये ऐड करने लगता है राइबो न्यूक्लियोटाइड को, जो न्यूक्लियोटाइड आरएनए में लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। केवल ये जो अमाइनो एसिड है ये इसको स्पेसिफिक बनाता था कि केवल वो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है उनको ही ऐड करे, लेकिन अगर यहाँ म्यूटेशन हो जाता है तो ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है उनको भी ऐड करना स्टार्ट कर देता है डीएनए की चेन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट सही है। डी में लिखा है अ म्यूटेशन इन द जीन इनकोडिंग टोपोआइसोमेरेज सेकंड कुड लीड टू द एंटेंगलमेंट ऑफ डीएनए डॉटर स्ट्रैंड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। एग्जैक्टली जो टोपोआइसोमेरेज सेकंड होता है अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनता है रेप्लिकेशन के दौरान उसमें इंटेंगलमेंट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यानी सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे इसके अंदर पार्ट बी के इधर पार्ट सी के वो सब हमने कर लिए हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।